नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी एकेडमी द लॉ एकेडमी में। मैं ऋषभ गुप्ता उपस्थित हूँ आपके साथ आज के सेशन में। जो हम लोगों की सीरीज चल रही है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की, कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के जो हम लोग क्वेश्चन पेपर 2023 के सॉल्व कर रहे हैं, उसमें ये दूसरा सेशन है। हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में इस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया था। नेक्स्ट सेशन जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो हमारे पास जो आज पेपर है ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है, ठीक है। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का अधिनियमित होने की दिनांक है। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ राइट। आपका अधिनियमित जो हुआ था 25 अप्रैल 1872 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति की संविदा दी गई है धारा 124 में दी गई है, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका दिया नहीं गया, तो ये आपका ऑप्शन डी इज़ राइट। उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति की संविदा के पक्षकार कहलाते हैं क्षतिपूर्तिकर्ता एवं क्षतिपूर्तिधारी, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार दिए गए हैं 125 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन डी इज राइट। क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से वचन ग्रहीता को हानि होना चाहिए। इसमें है अन्य व्यक्ति के आचरण से होनी चाहिए, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत क्षतिपूर्तिधारी क्षतिपूर्तिकर्ता से वसूल कर सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज राइट है। सभी नुकसान, सब खर्चे, सभी धनराशियाँ, यानी ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविदा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल 266 धाराएं हैं, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अध्याय भारतीय संविदा अधिनियम 1872 से निश्चित कर दिए गए? इसमें शायद इसमें आपका 7 से 11 अध्याय यही होगा, ऑप्शन ए इज राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्याभूति की संविदा को परिभाषित किया गया है धारा 126 में दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याभूति की संविदा के पक्षकार कहलाते हैं प्रतिभू, मूलऋणी और लेनदार, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्याभूति की संविदा में कितनी संविदाएं होती हैं? तो इसमें 3 संविदाएं होती हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनदार को परिभाषित किया गया है लेनदार को धारा 127 नहीं 126 में परिभाषित किया गया है, यानी ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसे प्रत्याभूति दी जाती है, जिसे प्रत्याभूति दी जाती है वो लेनदार होता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। प्रत्याभूति की संविदा हो सकती है, ये आपकी या तो लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है, ठीक है। वह व्यक्ति जिसे व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है वो मूल ऋणी कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, मूल ऋणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है वह प्रतिभू कहलाता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभू को परिभाषित किया गया है प्रतिभू को धारा इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट। प्रतिभू के लिए प्रतिफल क्या होगा? मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई कोई बात, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलत प्रत्याभूति की धारा 129 के अंतर्गत दी गई है। चलत प्रत्याभूति से तात्पर्य जिसका विस्तार संब्यारों की आवली पर हो, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल दिया गया है अनुच्छेद 127 के अंतर्गत दिया गया है, ऑप्शन डी इज राइट। प्रतिभू का दायित्व दिया गया है, ये प्रतिभू का दायित्व 128 के अंतर्गत दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण होगा प्रत्याभूति का खंडन भावी संव्यवहारों के लिए, जो आगे भविष्य के संव्यवहार हैं उन पे जो है इसका प्रभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण हो सकता है
ये आई थिंक दोनों होगा, ए बी दोनों द्वारा, ठीक है। चलत प्रत्याभूति का प्रतिभू की मृत्यु द्वारा प्रतिसंहरण दिया गया है। धारा 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 आपका इसमें ऑप्शन 131, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 26, संविदा की शर्तों में फेरफार से प्रतिभू का उन्मोचन दिया गया है धारा 133 के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त प्रत्याभूति होगी शून्य, विधिमान्य, अविधिमान्य। आई थिंक इसमें अविधिमान्य ही होगी दुर्व्यपदेशन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपाव द्वारा प्राप्त प्रत्याभूति ये अविधि मान्य होगी, ठीक है। छिपाव द्वारा प्राप्त प्रत्याभूति अविधि मान्य होगी, ऑप्शन बी इज राइट। 29, दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त प्रत्याभूति दी गई है धारा किसमें, इसमें से किसी में नहीं दी गई है, इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, छिपाव द्वारा प्राप्त प्रत्याभूति की धारा दी गई है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कह रहा है, उपनिधान हो सकता है केवल माल का, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिधान को परिभाषित किया गया है धारा 148 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिधान के पक्षकार उपनिधाता और उपनिहिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिहिति माल के त्रुटियों को प्रकट करने को बाध्य कौन है, उपनिधाता, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिहिति द्वारा माल की देखभाल करने का कर्तव्य अनुच्छेद 151 के अंतर्गत दिए गए हैं, धारा 151, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, उपनिहिति माल का अपराधिकृत प्रयोग करने वाले उपनिहिति का दायित्व अनुच्छेद 171 के अंतर्गत दिया गया है, यानी ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिधाता को परिभाषित किया गया है, उपनिधाता को इसमें से किसी में नहीं परिभाषित किया गया है, ऑप्शन डी 148 के अंतर्गत किया गया है। उपनिहिति को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 151 में, नहीं अनुच्छेद 148 में ही किए गए हैं, ठीक है, दोनों ही किए गए हैं, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, उपनिहिति का विशिष्ट धारणाधिकार अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरवी से तात्पर्य है प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान ऋण के संदाय या वचन के पालन के लिए, यानी ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। ऑप्शन इसमें सी राइट है, 40 का सी। नेक्स्ट 41 में क्या है, गिरवी के पक्षकार कहलाते हैं पड़यमकार एवं पड़यमतार, यानी ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरवी को परिभाषित किया गया है धारा 172 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, उपनिधाता या उपनिहिति द्वारा वाद किया गया है धारा, उपनिधाता उपनिहिति द्वारा वाद दिया गया है, वाद इसमें कोई नहीं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकरण से तात्पर्य है, अभिकरण मालिक और अभिकर्ता के बीच का संबंध कहलाता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई कार्य करने के लिए या व्यक्तियों की व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित किया जाता है कहलाता है अभिकर्ता कहलाता है, एजेंट कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, 46, एक व्यक्ति जो किसी अभिकर्ता को नियोजित करता है वह स्वामी, नौकर, मालिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आई थिंक स्वामी और मालिक, इसको देख लेंगे, थोड़ा कंफर्म कर लेंगे, स्वामी और मालिक कोई भी इसमें हो सकता है, इसमें थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अभिकरण के निर्माण के लिए प्रतिपल की आवश्यकता नहीं है, दिया गया है धारा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट, 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अभिकर्ता शब्द को परिभाषित कर दिया गया है, अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है किसी में नहीं, इसमें से किसी में नहीं, ऑप्शन डी। अभिकर्ता कौन नियुक्त कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जो वयस्क और स्वस्थचित्त हो, अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। मालिक को परिभाषित किया गया है धारा, तो ये आपका 171, यानी ऑप्शन 1, तो इसी हिसाब से आपका ये इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो मालिक सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। 46वां जो है 46 का सी सही है, एक व्यक्ति जो अभिकर्ता को नियोजित करता है वह मालिक कहलाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 51। अब उप अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है धारा 192 में, यानी ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, डी इज राइट। 52 नंबर क्वेश्चन, अभिकरण का निर्माण हो सकता है अनुसमर्थन द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज राइट। 53, अभिकरण की समाप्ति हो सकती है, उपरोक्त सभी इज राइट, यानी डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकरण का पर्यावसन दिया गया है धारा 201 में दिया गया है, ये आपका ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिक से संपर्क रखने का अभिकर्ता का कर्तव्य 214 में दिया गया है, यानी धारा 214 यानी ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, माल विक्रय अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 56, माल विक्रय अधिनियम के अधिनियमित होने का वर्ष 1930, यानी ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माल विक्रय अधिनियम की अधिनियम संख्या, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, अधिनियम संख्या इसमें देख के कंफर्म कर लेंगे इसको। नेक्स्ट 58, माल विक्रय अधिनियम की विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरे भारत पर, यानी ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत क्रेता से तात्पर्य, क्रेता से ए और बी दोनों है, जो क्रय करता है, क्रय करने का करार करता है, ऑप्शन सी। परिधान से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कब्जे का स्वेच्छा अंतरण, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, माल के परिदेय स्थिति में होने का तब कहा जाता है जब कि ऐसी स्थिति में क्रेता माल का परिधान लेने के लिए बाध्य हो। आई थिंक इसमें ऑप्शन बी ही राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माल को परिभाषित किया गया है धारा 27 में, माल को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, माल में शामिल है अचल संपत्ति, अनुयोजित दावा, धन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अचल संपत्ति भी माल में शामिल है। ठीक है, अनुयोजित दावा और धन नहीं शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक माल शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं में आता है आपका, इसमें कौन सा एक माल के शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं है? चल संपत्ति। ठीक है, आई थिंक इसमें चल संपत्ति ही होगा, चल संपत्ति माल के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रेता शब्द को परिभाषित किया गया है 2(1) के अंतर्गत, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रेता को परिभाषित किया गया है 2(13), यानी सी इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का सी। नेक्स्ट 67, शब्द विक्रेता में शामिल है, विक्रेता में दोनों शामिल हैं आई थिंक, जो विक्रय करता है, जो विक्रय करने का करार करता है। ठीक है, दोनों। कीमत को परिभाषित किया गया है, कीमत को उपरोक्त में से किसी में नहीं किया गया है, डी इज राइट। कीमत से तात्पर्य है धन के रूप में प्रतिफल, यानी ए इज राइट। भावी माल को परिभाषित किया गया, भावी माल को परिभाषित 2(6) में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 71 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? विक्रय को परिभाषित किया गया है धारा 4 के अंतर्गत, विक्रय को परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। विक्रय की संविदा हो सकेगी, आत्यंतिक या सशर्त हो सकेगी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, शर्त दी गई है, धारा 12(2) में शर्त दी गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। शर्त कब वारंटी मानी जा सकेगी दिया गया है धारा ये आपका धारा 13 में दिया गया है, शर्त कब वारंटी बनेगी, धारा 13। वर्णानुसार विक्रय दिया गया है धारा, वर्णानुसार धारा 13 में दिया गया है। ठीक है, 13 ही सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 76, नमूने के अनुसार विक्रय दिया गया है, नमूने के अनुसार विक्रय आपका जो दिया गया है धारा 17 में दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैविएट एम्प्टर से तात्पर्य है क्रेता सावधान, यानी ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैविएट एम्प्टर का सिद्धांत किस धारा से संबंधित है? तो ये धारा 16 से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी बी इज राइट। जोखिम प्रथम दृष्टया संपादित के साथ संक्रांत हो जाता है,
ये धारा उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी में नहीं आता ये, ठीक है। नेक्स्ट, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट सिद्धांत संबंधित है धारा, इनमें से कोई नहीं है भाई, धारा डी, ठीक है, ऑप्शन डी। 81 में आते हैं। 81 असंगत विक्रेता को परिभाषित किया गया है धारा 45 यानी 45 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रेता का धारणा अधिकार, विक्रेता का धारणा अधिकार 47 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवहन को रोकने का अधिकार, क्रेता विक्रेता इन दोनों का अभिवहन का उपरोक्त में से और कोई नहीं, इज राइट टू स्टॉपेज। इसमें यार थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लेंगे इसको बाद में, आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर ऑप्शन इसका बताएं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, भागीदारी अधिनियम का अधिनियमित होने का वर्ष 1932 यानी ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीदारी को परिभाषित धारा 4 के अंतर्गत किया गया है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, भागीदारी का निर्माण होता है, भागीदारी का जो निर्माण होता है वो करार द्वारा निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट। फर्म का कार्य परिभाषित किया गया है, फर्म का कार्य जो है 2A में परिभाषित किया गया है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इच्छाधीन भागीदारी दी गई है धारा 12, 11, 13, इसमें कोई नहीं, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। फर्म की संपत्ति की धारा 14 के अंतर्गत दी गई है। व्यपदेशन दिया गया है धारा 28 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 91, अप्राप्त व्यय की भागीदारी के फायदों में शामिल किया जा सकता है धारा 30 के अंतर्गत, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। भागीदार का प्रविष्ट किया जाना दिया गया है, ये आपका 31 में दिया गया है, यानी ए इज राइट। भागीदार सेवा निवृत्त हो सकता है, ये अन्य सभी भागीदारों की सहमति से भागीदारी अव्यक्त करार द्वारा, ये ऑप्शन बी सी इज राइट, ए बी दोनों द्वारा, ठीक है। भागीदारी का निष्कासन दिया गया है धारा 30, 31, 32, इनमें कोई नहीं, डी इज राइट। अवयस्कों को भागीदारी में शामिल किया जा सकता है, लाभ के लिए किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आई थिंक, ठीक है, इसमें आपको ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 97, इसमें है फर्म का विघटन का तात्पर्य है भागीदारी की समाप्ति, भागीदारों के मध्य मित्रता की समाप्ति, दो नो, आई थिंक इसमें दोनों ही होगा, ठीक है। भागीदारियों के मध्य संबंध समाप्त हो जाते हैं तो उसको जो है फर्म का विघटन कहते हैं, तो ऑप्शन सी होगा आई थिंक इसमें। करार द्वारा फर्म का विघटन दिया गया है, करार द्वारा फर्म का विघटन 39 के अंतर्गत आता है, यानी 39, धारा 39, ऑप्शन ए इज राइट। फर्म का अनिवार्य विघटन दिया गया है, अनिवार्य विघटन आपका दिया गया है 11, 12, 13, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। कौन सा अध्याय फर्म के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, फर्म के रजिस्ट्रेशन से 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं, डी इज राइट, इनमें से कोई नहीं है। फर्म के रजिस्ट्रेशन से संबंधित धारा 4 है, जहाँ तक फर्म के रजिस्ट्रेशन से संबंधित धारा है, ठीक है। और चलिए फिर ये हमारा 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए, उम्मीद है आपको सभी के आंसर मिल गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो 3rd पेपर है मुस्लिम लॉ उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।